प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ऐसा आप बताइए सीपीसीबी का फुल फॉर्म। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सर। ठीक है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी। भारत स्टेज 6 यूरो 6 मानक जो है वो भारत में कब से लागू हुआ पूरे देश के लिए? कौन सा? अप्रैल 2020। यानी BS 6 मानक अप्रैल 2020। अप्रैल 2020। अप्रैल 2020। ठीक है, फायदा कोई जवाब नहीं आ रहा है आज आपकी तरफ से। गंगा का पानी LIBS के अनुसार किस कैटेगरी में रखा जाता है? एनवायरमेंटल रिसर्च लैब के अकॉर्डिंग गंगा का पानी किस कैटेगरी में रखा जाता है? कैटेगरी ई में सर। कैटेगरी डी सही जवाब। पानी में नाइट्रेट्स की अधिकता से कौन से रोग होने की संभावना बनी रहती? मिनीमेटा। ब्लूबेरी सिंड्रोम। मिनीमेटा नहीं। पारायुक्त जल पीने से मछलियों को कौन सा रोग हो जाता है? सर अबेस्कस सर। ड्रॉप्सी रोग होता है, ड्रॉप्सी रोग। गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में भूमिगत जल में आर्सेनिक की मात्रा अधिक पाई जाती है। इस आर्सेनिक की मात्रा की अधिकता के वजह से कौन सा रोग होने की संभावना बनी रहती है? सर जो पैर फूल जाता है सर, हाथी पांव जैसे। हाथी पाँव से कोरोटोसिस रोग कहते हैं, कोरोटोसिस रोग। नहीं याद करें आप लोग अच्छे से, पैक्स याद करिए, पैक्स बहुत पूछे जाते हैं। ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल्स में मापा जाता है और रिहायशी क्षेत्रों में रेसिडेंशियल एरिया में डे टाइम में कितना अधिकतम डेसिबल ध्वनि पाया जाता है? अधिकतम डे टाइम में कितना? 55 सर डे टाइम में। कितने डेसिबल्स? 55 सही आंसर है। हजार्डियस वेस्ट जैसे बैटरी, ब्लेड, रेजर, इनको किस प्रकार के, किस रंग के बिन यानी कूड़ेदान में डालने का कहा जाता है? किस प्रकार के? रेड बिन। रेड सही जवाब है। यदि आपको मेरी आवाज आ रही है? कृति, आर यू गेटिंग माय वॉइस? जी सर आ रही है। कृति से पूछ लें। आप लोग अपने चलिए अगला क्वेश्चन, एक खुले क्वेश्चन कर रहे हैं, ओपन क्वेश्चंस। कृति कोई भी जवाब दे सकता है, जिसको पता है वो जवाब दे, ठीक है? प्लूटोनियम की खोज कब और किसने की? प्लूटोनियम की खोज कब और किसने की? अनम्यूट कर लीजिए, आवाज बंद है कृति। कोई भी जवाब दे। सर हेनरी ड्यूसन सर। नहीं पता है किसी को? प्लूटोनियम की खोज कब और किसने की? अंगद पता है आपको? नो सर। सही जवाब 1940 में ग्रीन टी सीबर्ग और एडवर्ड मैकमिलन द्वारा किया गया। चलिए तोहोकू प्रांत में आए जापान के भयंकर भूकंप की तिथि क्या थी? तोहोकू प्रांत में आए जापान के भयंकर भूकंप की तिथि क्या थी? सर शायद 2012 में सर आया था। आपकी आवाज नहीं आ रही कृति।
नहीं आ रही है आपकी आवाज। आवाज देखिए बंद तो नहीं है आपका, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। हाँ फैजा आप जवाब दीजिए, कोई बताए। चलिए किसी को पता है। इशारे से चैटिंग क्लोज हो गई, जूम में क्या किया जाए, बट आप लोग जवाब दीजिए। चलिए मैं बताता हूं, सन 2011 मार्च 11 मार्च सन 2011। अगला प्रश्न है, भूकंप को नापने के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया जाता है। स्केल रिएक्टर। आवाज नहीं आ रही कृति। स्केल रिएक्टर। रिक्टर स्केल पे मापा जाता है, रिक्टर पैमाने पे मापा जाता है। अगला क्वेश्चन, SSHS सैफिर सिम्पसन हैरिकेन स्केल के अनुसार कैटेगरी 5 का तूफान की क्या गति रखी गई है। किस गति के तूफान को कैटेगरी 5 या श्रेणी 5 में रखा जाता है। 2,255 किलोमीटर। 252 सर 252 से अधिक। 252 यस सर 200। 252 उससे ऊपर है। विश्व का स्ट्रॉन्गेस्ट हैरिकेन कौन सा था, उसका नाम बताइए। पहले जवाब दीजिए। सर आपने क्या पूछा क्वेश्चन, अब आ रही है आवाज? बहुत बढ़िया आवाज आ रही है। विश्व का स्ट्रॉन्गेस्ट हैरिकेन। सॉरी मैंने नहीं रखा। एलियन सर, एलन सर, एलन से कुछ नाम। सर एलेन। एलन सर। इसकी गति क्या थी। 305 314 किलोमीटर। 305 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से। स्कोप का फुल फॉर्म बताइए। स्कोप का किसका? SCOPE। एस एस SCOPE स्कोप। एस सी, अच्छा स्कोप। ओके ओके ओके। किसी को नहीं मालूम सर। बेटा सर नहीं मालूम। सर ई फॉर तो पक्का एनवायरनमेंट होगा सर, ई से रिलेटेड है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। एस से है। सर हाँ तो ई भी तो आता है स्कोप में। कमिटी प्रॉब्लम अगला प्रश्न है, जल्दापारा अभयारण्य कहाँ स्थित है, किस राज्य में। जल्दापारा अभयारण्य। सर कौन सा? जल्दापारा अभयारण्य। ये क्या है सर? सर वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में। कुंडी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। सर गुंडी सर कौन सा? राष्ट्रीय उद्यान। तमिलनाडु। आवाज ऑन करेंगे तभी तो आएगा। सर तमिलनाडु। तमिलनाडु में सही जवाब है। तिवारी कमेटी का संबंध किससे था। तिवारी कमेटी का संबंध किससे था।
वातावरणीय शिक्षा से। सिल्वीकल्चर क्या होता है? व्हाट इज सिल्वीकल्चर? सर Agriculture, sir. सेरीकल्चर। सिल्वीकल्चर, सेरीकल्चर नहीं। चित्रकला सर, चित्रकला। वन लगाने के लिए पौधों का रोपण करना सिल्वीकल्चर कहलाता है। सेग्रीकल्चर। IDPWM का फुल फॉर्म। IDPWM का फुल फॉर्म। IDPWM इन डेवलपमेंट होगा। IDPWM मैनेजमेंट। हेलो IDPWM का फुल फॉर्म। अरे सर नेटवर्क बहुत खराब आ रहा है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। उत्तर पता है किसी को? सर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर वाटरशेड मैनेजमेंट। हाँ ठीक है। किसने इसको शुरुआत किया और कहां से? सर इसको शुरुआत अन्ना हजारे ने किया था। और किस गांव से? उनके गांव का नाम? रालेगन सिद्धि राष्ट्र में है सर, कौन सा मामला नहीं? सिद्धि सर, सिद्धि सर। रालेगांव सिद्धि। सिद्धिविनायक। चलिए 8 भूमियों पर विश्व में सर्वप्रथम सम्मेलन, वैश्विक सम्मेलन किस देश में और कहां पर किया गया? ईरान में सर, रामसर। हाँ ईरान में रामसर सम्मेलन नाम से किया गया। रामसर 1971 स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ? 1972। साइट्स का फुल फॉर्म किस एक साल बाद हुआ था सेकेंड वाला सम्मेलन, यही तो। क्या सर? यस सर, किसका? साइट फुल फॉर्म। Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna. गुड। पैसा हुआ। तो ये वाला तो पढ़ा है सर। अधिनियम कब बना? कौन सा सर? पर्यावरण 1986 इसको सर। हाँ। ब्रुकलिन कमीशन कब गठित किया गया? 1987 में। और ये विश्व का पहला संपोषणी विकास पर वैश्विक मंच किस सम्मेलन को कहा जाता है? सर थोड़ा इंग्लिश में बोल दीजिए। फर्स्ट समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्ड इन वर्ल्ड। सर कहाँ हुआ था ये पूछ रहे हैं कि क्या बोलते हैं? सर इसी कमीशन को तो कहते हैं शायद सर यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ब्रुकलिन कमीशन को ही कहते हैं सर। ब्रुकलिन कमीशन कहते हैं सर। ब्रुकलिन कमीशन को संपोषणी विकास का प्रथम वैश्विक है। किस कमीशन को? यस सर। समिट को, क्वेश्चन अगला सुनिए, किस समिट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ब्लूप्रिंट नाम दिया गया? सर यही हमारा ब्रुकलिन। सर ये यूएनसीईडी सर। सर हमारा ब्रुकलिन। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन कॉन्फ्रेंस एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है। यूएनसीईडी। हाँ सर इसी को। सर रियो डी जेनेरियो से शुरू हुआ था। अर्थ समिट भी कहते हैं और रियो कॉन्फ्रेंसेस। रियो डी जेनेरियो। यस सर। ठीक है। यस सर। The future we want sir.
और रियो समिट पिछला अंतिम कब गठित किया गया? तो अंतिम जिसके 20 वो थे Rio 20, sir. Rio Rio 20. 20. हाँ सर, साल बताइए। 2012, sir. 2012 सही जवाब। पेरिस पेरिस में होगा। इतना मैंने हाँ, आपको सर। कल तक पढ़ाया था यस सर। और यहाँ तक मैंने एक रिवीजन Yes, sir. और क्वेश्चनिंग कर दिया। आज बिगिन करते हैं आगे से। पढ़ाना है आज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल। यस सर। और उसके बाद आईपीसीसी इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज पर अध्ययन करेंगे हम लोग। Yes, sir. Sure, sir. यदि पानी दे दो प्लीज। कृति को कोई याद? एग्जाम याद करा, एग्जाम 3 दिन बाद एग्जाम। एग्जाम सब, अरे एग्जाम की अभी डेट ही नहीं आई है कुछ बहन। कल एनटीए वालों ने एक लड़की का मेल का रिप्लाई किया, देखा तुमने? नहीं, क्या हुआ, क्या रिप्लाई किया? उन्होंने कहा है कि हम ये बहुत पुराना, हमको लगा है ऑटोमेटिक वाला वो जो नहीं होता मैसेज रिस्पॉन्स, हाँ, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स। तो वही उसमें उन्होंने किया है कि हम ये कोशिश करेंगे कि 10 से 15 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड जारी कर दें। ब्लंडर हो गया ना, पॉलिसी हो गई वहां पे, पॉलिसी तो उसी में बहुत विवाद, मतलब कंट्रोवर्सी हो गई। और क्या उसी बात पे पता नहीं एनटी वाले कर क्या रहे हैं। वैसे आ सकता है आज या कल में, क्योंकि आईबीपीओ कौन सा एग्जाम अभी हुआ था तो 3 दिन पहले ही उन लोगों ने एडमिट कार्ड वो किया है, तो कुछ कह नहीं सकते। इशू किया है, ऐसा नहीं, तो हाँ। गलत बात है ना। जिनको अगर बाहर जाना होगा वो कैसे करेंगे? एनटीए बेवकूफ बना रही है, बस बना दिया गया। एक्चुअली एनटीए का नाम एनसीए होना चाहिए, नेशनल कंफ्यूजिंग एजेंसी। चलिए एनटीए का नाम बाद में बदलिएगा। पढ़ाई को कंफ्यूजिंग एजेंसी है, लेकिन उसने सबको बता दिया कि हम क्या हैं। सही बात है सर, अपनी इम्पोर्टेंस जता दी है कमेंट में था सर। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि परीक्षाएं हो रही हैं, अब वो चाहे 4 दिन बाद हो चाहे 10 दिन पहले हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको सिर्फ अब इतना काम करना है कि लर्न करके रखना है, तो बढ़िया से तैयारी करना है। सर सिर्फ पढ़ना है सर, 3 दिन बाद एग्जाम देना है सर जाके बस। अब तो गर्दन कटनी तय है। सर आधी कटी हुई गर्दन लेके जाएंगे सर हम लोग एग्जाम देने। बिल्कुल, अब ओपली में सिर्फ डाल दिया है तो सबसे क्या करना, परीक्षा तो होना है, इसलिए कुछ भी यस सर बहुत कर सकते हैं तो आप इस परीक्षा को छोड़ सकते हैं कोरोना प्रभाव के देखते हुए। वैसे तो मैं कभी भी परीक्षा छोड़ने की कभी सलाह नहीं देता, लेकिन मैं इस परीक्षा को छोड़ने की सलाह देता, बल्कि मैं तो ये चाहता था कि देश का कोई भी व्यक्ति परीक्षा ही ना दे। जिससे सरकार को एक मैसेज जाता कि लोकतंत्र में लोगों की बात को अगर ना मानेंगे तो लोग विरोध करना जानते हैं, लेकिन अब लोग अपने लाभ को भी देखते हैं। सरकार भी तो यही चाह रही है कि करना देता है। नहीं, अब कोरोना के इस फीवर में परीक्षा को कराना अनुचित है। ऐसे महत्वपूर्ण कार्य कराना चाहिए था जो बहुत जरूरी था। और एक काम कर सकते थे वो तो सुप्रीम कोर्ट कर सकती थी कि जो लोग परीक्षा ना देना चाहें उनका वर्ष, उनका अटेम्प्ट, उनका फीस ना खराब किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ही कोई भी लोकतांत्रिक फैसला नहीं दिया। बिल्कुल एनार्की और मोनार्की जैसे फैसले हो रहे हैं। खैर बहुत कमेंट करने से कोई फायदा नहीं है, अब जो कर रहे हैं उसको करने दीजिए। बहुत नुकसान है, आपका पैसे का नुकसान है। अगर आप
लास्ट टर्न है तो वो जरूर नुकसान है, बस वही बड़ा तकलीफ है जिनका अंतिम टर्न, उनको ये परीक्षा मजबूरी में देना पड़ रहा है, खुशी से। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 इस पर स्टडी करेंगे। So I am going to start recording too। ये आप लोगों को क्वाइट कर दूंगा, आपकी आवाज मैं म्यूट कर रहा हूँ और 1 मिनट के लिए आपका वीडियो है वो रुक जाएगा और फिर उसके बाद I shall start गठित पर्यावरण के सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण समिट। मैंने इस क्रम में अब तक पर्यावरण की सुरक्षा के दृष्टिकोण से विश्व के जाने माने कुछ प्रमुख समिट्स यानी कॉन्फ्रेंसेस की चर्चा की है, जिसमें सबसे पहले मैंने शुरुआत करी आर्द्रभूमि से, दैट इज अंतरराष्ट्रीय संधि के दृष्टिकोण से आर्द्रभूमि पर रामसर सम्मेलन, जिसकी जो ईरान में 1971 में गठित किया। इसके बाद स्टॉकहोम सम्मेलन की बात आती है जो 1972 में संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान के तहत गठित किया गया, जिसमें विश्व के काफी देशों ने सम्मिलित हुए और लगभग 109 रिकमेंडेशंस इसके द्वारा दिए गए। इसके साथ ही साथ काफी एक्शन प्लान्स बनाए गए और शुरुआत होती है वैश्विक समुदाय की एकजुटता। संयुक्त राष्ट्र संघ एक प्रकार से युद्ध स्तर पर विश्व को एकीकृत करने का प्रयास करता रहा, जिससे कि विश्व में एकजुटता, पर्यावरण के प्रति सचेतता जागृत हुई। इसी क्रम में आगे चलकर 1976 में कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्योना एंड फ्लोरा यानी साइट्स की स्थापना हुई, जो विश्व में सबसे बड़ा वन्यजीव संरक्षण समझौता मान लिया। आगे चलकर वियना सभा 1983 में जो ओजोन परत को टारगेट करके गठित किया गया। ओजोन परत का जो लगातार क्षय हो रहा है, लगातार डिग्रेडेशन हो रहा है, उस डिग्रेडेशन के प्रति वैश्विक समुदाय को एकीकृत करना, जागृत करना और उन्हें बताना, जिससे कि ओजोन परत की क्षय की समस्या से हम मिलकर निपट सके। इस क्रम में भारत का भी नाम आता है। भारत ने 1986 में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट अपनाया गया। इसका मूल कारण था उस समय भोपाल गैस त्रासदी का घटना। भोपाल गैस त्रासदी ने भारत ही नहीं बल्कि विश्व के बहुत से देशों को विभोर कर दिया। एक प्रकार से ये इतनी बड़ी त्रासदी थी जिसमें हजारों लोग पलक झपकते ही मौत की कास में समा गए। इसलिए सरकार ने ऐसी कोई त्रासदी दोबारा ना घटे, इसके लिए एकीकृत होकर संसद द्वारा एक एक्ट पारित किया, जिसे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 कहा जाता है। इस संबंध में मैंने इससे पूर्व के वीडियो में डेप्थ एनालिसिस किया है, आप उसे हमारे साइट पर, हमारे ऑनलाइन वीडियो साइट पे, यूट्यूब वीडियो पे जाकर देख सकते हैं। इसके बाद मैंने इस क्रम में ब्रुंडटलैंड कमीशन की बात करी, जो विश्व का पहला सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मंच, वैश्विक मंच है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब विकास हम करें, विकास को हम ना रोकें, परंतु विकास इस तरीके से किया जाए कि वर्तमान के साथ साथ भविष्य यानी आने वाले संतति के सभी विकास के रास्ते खोले रखा जा सके। 1987 में ब्रुंडटलैंड कमीशन ने एक न्यू रखी एजेंडा 21 का। इसमें एजेंडा 21 बनाया है, जिसे आगे चलकर यूएनएससीईटी यानी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट 1992 में अपनाया, जिसके तहत रियो श्रृंखला की शुरुआत होती है। रियो कॉन्फ्रेंसेस, जिसे अर्थ समिट के नाम से भी जाना जाता है।
जिसमें रियो 5 यानी 5 साल बाद सन 2002 में उसकी पुनर्विवेचना के लिए गठित किया गया। रियो 10 आगे चलकर रियो डी जेनेरो दैट इज ब्राजील के शहर में फिर एक बार रीफॉर्मेंट के लिए वैश्विक समुदाय को एकीकृत किया गया, जिसमें कुछ और बातों को जोड़ा गया, जिसमें कल्चर को भी ऐड किया गया एजेंडा 21 में। और इसी क्रम में अगले 10 साल बाद रियो की एक अंतिम अब तक हुई बैठक रियो 2012 में गठित रियो 20 के नाम से, जिसमें विश्व समुदाय की प्रति ये देखा गया कि लगातार पर्यावरण के प्रति सचेतता घटती जा रही है, अतः विश्व समुदाय को सचेतना जरूरी था और इसलिए हम कैसा भविष्य चाहते हैं द फ्यूचर वी वांट एक डॉक्यूमेंट तैयार किया गया, एजेंडा 21 पर रीफॉर्मेट किया गया, लोगों को फिर से एक साथ किया गया। परंतु इसके बाद भी ये देखा गया कि वैश्विक समुदाय में सचेतता की मात्रा अभी उतने स्तर पर नहीं पहुंची कि पर्यावरण के प्रति वो सजग हो सके। 1987 में जब ब्रुटलैंड कमीशन होता है तो ब्रुटलैंड कमीशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट को टारगेट करके किया जाता है, लेकिन विश्व में विकास सिर्फ इस प्रकार से किया जाए कि अपने लाभ को ही देखा जाए और विश्व में विकास के दृष्टिकोण से अन्य तत्वों को ध्यान ना दिया जाए और बहुत सी ऐसी समस्याएं जो धीरे धीरे सूरसा के मुंह की तरह बढ़ती जा रही हैं उनको रोका ना जाए। ये एक भारी समस्या है, ये एक भारी चिंतन का विषय है। इसीलिए उस वर्ष यानी 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल गठित किया। 16 सितंबर सन 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को जनवरी 1 1989 में अस्तित्व में लाया गया, यानी इसका गठन किया गया 1987 में, जो 2 साल बाद एग्जिस्टेंस में आता है, यानी इसको लागू किया। भारत ने भी इसमें सहभागिता दर्शाई। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वैश्व पर्यावरणीय इतिहास में बहुत योगदान रखता है, काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए इसकी एक एक तिथियां इंपॉर्टेंट है एस्पेक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहली तिथि जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है वो है 16 सितंबर 1987। 16 सितंबर 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल गठित किया, जिसे दूसरी तिथि यहाँ पर इसको अस्तित्व में आने की तिथि कई बार पूछा जाता है, वो है 1 जनवरी 1989। 1 जनवरी 1989 में ये अस्तित्व में आया। भारत ने इसमें सहभागिता दर्शाई। इस प्रोटोकॉल के तहत ओजोन परत की सुरक्षा हेतु वैश्विक प्रयास को मजबूत बनाना। ध्यान होगा स्टॉकहोम सम्मेलन में भी हमने ओजोन परत की बात की और 1972 से और फिर 1987 तक हमारा ये देखा गया कि ओजोन परत की जो संबंध में वैचारिक की सोच है वो बिल्कुल नगण्य है। लोगों की जो सोच है कि ओजोन परत को बचाना, ओजोन परत के संबंध में विचार को विकसित करना, वो एक प्रकार से शून्य होता चला रहा है। इसलिए ओजोन परत को संरक्षित करने के दृष्टिकोण से इस सम्मेलन को गठित किया गया। सॉरी, स्टॉकहोम नहीं बल्कि वियना सम्मेलन। हाँ, इससे पूर्व वियना सम्मेलन 1985 में ओजोन परत पर वैचारिकी विकसित की गई और 1987 में ओजोन परत पर और सचेत करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो अगर ये प्रश्न आता है कि विश्व में ओजोन परत पर पहला वैश्विक मंच कौन सा था, तो वियना सम्मेलन 1985। और दूसरा सम्मेलन जो वैश्विक समुदाय प्रतिबद्ध होने के लिए गठित किया गया, वैश्विक समुदाय को कमिटमेंट करने के लिए गठित किया गया, तो नाम आएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जिसकी स्थापना, जिसका गठन 1987 में और जिसे अस्तित्व में आने में 2 साल लगे, यानी कि उसके द्वारा जो बातें रखी गई उसे लागू करने में 1989 यानी 2 साल बाद होगा। जो महत्वपूर्ण तत्व है वो है ओजोन परत। ये याद रखिएगा कि किस सम्मेलन में क्या चीज इंपॉर्टेंट है, जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के लिए, क्योटो प्रोटोकॉल कार्बन एमिशन के लिए, और वियना सम्मेलन ओजोन परत का पहला मंच, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ब्रुटलैंड कमीशन का पहला मंच, यूएन सेट सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए
पहला ब्लूप्रिंट। इस प्रकार से कुछ फैक्ट्स हैं जो कि क्वेश्चंस के रूप में जरूर और जरूर पूछा जाता है। तो ओजोन परत की सुरक्षा, इसका जो लक्ष्य था वो था ओजोन परत की सुरक्षा। तो यहाँ 3 बातें हमारे सामने दिख रही हैं। पहला, 16 सितंबर 1987 में इसका गठन हुआ। 1 जनवरी 1989 में ये अस्तित्व में आया। अस्तित्व मतलब एग्जिस्टेंस। और इसका जो लक्ष्य था वो ओजोन परत की सुरक्षा था। इस प्रोटोकॉल के तहत विश्व के विकासशील देशों के समक्ष विकास करने में ओजोन क्षय से संबंधित समस्याओं का मूल्यांकन किया। यानी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो अपने विकास को कैसे करें। देखिए, सबसे बड़ा प्रश्न आता है जब हम संपोषणीय विकास की बात करते हैं, जैसा कि इससे पूर्व ब्रुटलैंड कमीशन में संपोषणीय विकास की तर्ज पर एक वैश्विक समुदाय का गठन किया गया, एजेंडा 21, जो संपोषणीय विकास पर बनाया गया, जिसमें यह बात कहा गया कि विकास किया जाए, परंतु इस तरीके से विकास किया जाए जिससे कि वर्तमान के साथ भविष्य की सभी रास्ते खुले हों, आने वाले संतति के लिए भी विकास के सभी रास्ते ओपन। लेकिन समस्या क्या थी? समस्या यह थी कि अगर रोक लगाया जाएगा तो विश्व के जो विकसित राष्ट्र हैं उन्होंने तो अत्यधिक संसाधनों का उपयोग करके अब तक अपना काफी विकास कर लिया है, और जो विकासशील राष्ट्र हैं उनके विकास में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न हो जाएगी, और जो अविकसित राष्ट्र हैं वो तो विकसित ही नहीं कर पाएंगे, विकास ही नहीं कर पाएंगे। हम यहाँ पे देखें तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम विकासशील देशों को आ रही है, क्योंकि अविकसित राष्ट्र तो अभी मंदगति से विकास कर रहे थे या विकास ही नहीं कर रहे थे, तो उनके सामने तो प्रश्न ही नहीं था, उनके सामने किसी प्रकार की रोक की कोई समस्या ही नहीं होती। विकासशील राष्ट्रों को अपने कार्यों को थोड़ा बाधा उत्पन्न करना पड़ रहा था। अतः कई ऐसे विकासशील राष्ट्र थे जो कि प्रतिबद्धता तो व्यक्त करते थे कॉन्फ्रेंसेस में, लेकिन अपने विकास की गति को मंद नहीं करते। प्रमुख बाधा विकासशील राष्ट्रों के सामने है। विकसित राष्ट्रों ने तो सुन के अनसुना कर दिया, अमेरिका जैसे राष्ट्रों ने तो प्रतिबद्धता व्यक्त की, कमिटमेंट किया, लेकिन और विकास की गति को तेज कर दिया, जिसे आगे हम पेरिस एग्रीमेंट में उनकी चरम उत्कर्ष के रूप में देखते हैं, जिसमें उन्होंने पेरिस एग्रीमेंट को पूरी तरह से नकार दिया। और जैसे कहा जाए, कहावत है कि चोर चोरी से जाए पर सीना चोरी से ना जाए। अब अमेरिका जैसे राष्ट्र ने स्पष्ट कह दिया कि हम किसी प्रकार से कोई समझौता नहीं करेंगे और कोई एग्रीमेंट को नहीं मानेंगे। आगे मैं आपको पेरिस एग्रीमेंट में और में इस विषय में बताऊंगा। देखिए, वो समय था जब सबसे बड़ा बाधा विकासशील राष्ट्रों को हो रहा था, क्योंकि उनके सामने अभी विकास एक मजबूरी थी और वो विकास की अर्ध अवस्था में थी। इसलिए विकासशील देशों के समक्ष विकास करने में ओजोन क्षय से संबंधित समस्याओं का मूल्यांकन किया जाना चाहिए, क्योंकि ओजोन परत का डिग्रेडेशन, डिप्लीशन सभी के लिए चिंतनीय विषय है, चाहे वो विकसित राष्ट्र हो, विकासशील राष्ट्र हो, अविकसित राष्ट्र हो। विश्व के सभी नागरिकों के लिए, विश्व के सभी व्यक्तियों के लिए विश्व को बचाना प्राथमिकता है। इस दृष्टिकोण से विकासशील राष्ट्रों के सामने जो चुनौतियां आ रही हैं उन पर चर्चा करने के दृष्टिकोण से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का गठन किया। अतः चुनौतियों के समक्ष कैसे लड़ा जाए इस पर योजना बनाने की बात रखी। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि 1988 में भारत द्वारा वन नीति को भी अपनाया गया, जिसके तहत भारत ने मॉन्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेस और फॉरेस्ट फोरम की अगुवाई सितंबर 1993 में किया और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अनुशंसाओं को प्रत्यक्षता। भारत ऐसा देश था जिसने सारी समस्याओं को देखते हुए, हर बात को समझते हुए विकास की गति मंद होगी यह बात स्वीकारा, परंतु मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की अनुशंसाओं ने रिकमेंडेशन को प्रत्यक्षता बनाया। और इस प्रकार से पता चलता है कि भारत
पर्यावरण के प्रति कितना जागरूक। इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में कुल 1997 देशों ने अब तक इस ट्रीटी को साइन किया और 2012 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने अपनी 25वीं वर्षगांठ पूरी की, जिसमें साउथ सुडान जो नवनिर्मित राष्ट्र उसने इस ट्रीटी को साइन किया। अब लगभग 200 से अधिक देश, 200 के आसपास देश यानी 197 देश मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की प्रतिबद्धता को स्वीकारते हैं और इसके रिकमेंडेशन को मानने के साथ अपने विकास की गति को एक सीमा रेखा में रखकर प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वैश्विक समुदाय को एकजुट करने, वैश्विक समुदाय को एकीकृत करने में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। किसी को कोई प्रश्न है तो अपने प्रश्न रख सकता है। कोई प्रश्न है? स्मृति आवाज बंद है। सर अगर बेसिक डिफरेंस बोले सर उसमें मॉन्ट्रियल और सर क्या नाम है सर ये स्टॉकहोल्म्स में प्रोटोकॉल वाले में वियना। हाँ सर वियना। हाँ तो सर अगर जैसे इसमें आ गया कि क्या ऐसे डिफरेंट वो थे तो सर हम उसमें क्या बताएंगे सर। एक ईयर का डिफरेंस था और सर उस समय भी उन्होंने ओजोन पे ही वो किया था और इन्होंने भी ओजोन डिप्लीशन पे ही वो बात कही थी। तो सर उसमें कुछ डिफरेंट कन्वेंशंस लेके आए थे कि सर मतलब वही था क्योंकि सर हम लोग तो ओजोन पे ही पढ़े हैं। वियना कन्वेंशन ये था कि जो वियना था 1985 में 2 साल पहले हुआ था, जिसका उद्देश्य था ओजोन परत के संबंध में लोगों को बताना। यस सर। को बताना कि ओजोन परत डिप्लीट हो रहा है। उसके बाद बताने के बाद 2 साल बाद फिर समुदाय को बुलाया गया और उन्हें बताया ये गया कि भाई देखिए ओजोन परत डिप्लीट हो रहा है, अतः हम कुछ एग्रीमेंट करने जा रहे हैं, कुछ कमिटमेंट करने जा रहे हैं। इस कमिटमेंट को आप लोग लागू करेंगे, हम कुछ रिकमेंडेशन देंगे। तो वैश्विक समुदाय उस कॉन्फ्रेंस में इकट्ठा होता है और सहमति देता है, हाँ ठीक है, हम इस एग्रीमेंट को अपनाएंगे, तभी तो डिप्लीशन को रोका जा सकता है। अतः विश्व को लेकर 197 देश, यानी अब तो 197 देश हो गए, उस समय तक कुछ कम थे, तो 170-72 के आसपास देश एकत्रित होते हैं। उन्होंने स्वीकृति दिया, हाँ ऐसा किया जाए जिससे कि हम ओजोन डिप्लीशन को रोक सकें। सबने मान लिया और 2 साल बाद जो एग्रीमेंट था उसको लागू कर दिया गया। रिकमेंडेशन था क्योंकि भाई आज अचानक कोई चीज फोर्स में नहीं लाई जा सकती, उसे लाने में 2 साल लगा कि देखिए अब आप लोग अपने अपने देशों में ये मानक लागू कराएं, बीएस स्टैंडर्ड की गाड़ियां चलाएंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ये किया जाए, इस तरीके से आप अपने कल कारखानों पर नियंत्रण लगाएं, ये प्रदूषण के ये तत्व हैं इनका रोक लगाया जाए। सीएफसी पर रोक लगाने के बाद इसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में रखा गया, जबकि इससे पहले सीएफसी बहुत बढ़िया चीज हुआ करता था। इसे बहुत कुछ जो है इसमें रखा गया और इस तरीके से प्रतिबद्धता व्यक्त करने के दृष्टिकोण से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को जाना जाता है। यस सर। और कोई प्रश्न किसी का? मतलब सर ये जो वियना था ये ओजोन के प्रोटेक्शन के लिए था और जो मॉन्ट्रियल था सर ये ओडीएस के लिए था, ओजोन डिप्लीशन को कम करने के लिए था। यस। ओजोन डिप्लीशन जो हो रहा है उसको कम करने के लिए था, जितना हो सके ओजोन डिप्लीशन को कम, ठीक है। तो सर ये भी तो सर कह सकते हैं कि जैसे जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था उसमें सर ओडीएस की बात की गई कि मतलब जितने जिन जिन चीजों से ओजोन इफेक्ट हो रहा है उसको हमको खत्म करना है। हाँ। और वियना में सर सिर्फ इसकी बात की गई थी कि हमको ओजोन का प्रोटेक्शन करना है। हाँ भाई बुलाया गया कि देखो एक बात पता चला है, क्या पता चला है, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है। अच्छा हाँ पता है आप लोगों को क्या हो रहा है, हम लोग विकास कर रहे हैं लेकिन ओजोन का लेयर डिप्लीट हो रहा है, साइंटिस्ट ने बताया है। अच्छा देखिए आप लोग जो है ऐसा विकास करिए जिससे ओजोन लेयर डिप्लीट ना हो। ठीक है, अच्छा सुन लिया, चलेगा सर, ठीक है ना। लेकिन उससे तो कोई समझता है नहीं। अब क्या है कि 2 साल बीता ही लगा, अरे कोई बात सुन ही नहीं रहा है, कोई रोक लगा ही नहीं रहा है। देखो अमेरिका को और फैक्ट्रियां लगा रहा है, देखो भारत तो ऐसे कर रहा है, देखो ये चाइना इतना ज्यादा कार्बन एमिशन कर रहा है, ये ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है। अतः ऐसा है कि अब क्या है कि वैज्ञानिकों ने सूची तैयार किया कि साहब ये काम करना जरूरी है।
नहीं तो ओजोन पूरा डिप्लीट हो जाएगा और आग लग जाएगी। तो वैज्ञानिकों ने क्या रिकमेंडेशन बनाए और उसके अनुसार संयुक्त राष्ट्र ने ये रिकमेंडेशन तैयार किए और विश्व को न्योता दिया आइए फिर से बैठ के हम लोग प्रतिबद्धता व्यक्त करें। तो भाई संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में कोई कार्य हो रहा है तो वैश्विक पूरा समुदाय एक साथ हुआ, 170 से अधिक देश एकीकृत हुए, उन लोगों ने बैठक किया और फिर एक एग्रीमेंट तैयार हुआ। भारत उसमें उस एग्रीमेंट को अपनाने वाला पहले देशों में था, फाउंडर मेंबर में था, मतलब सिक्योरिटी रखता है और इसके साथ साथ उसने अपने यहाँ आकर भी बहुत से एग्रीमेंट किए और भारत ने इसको बढ़ चढ़ कर इसको भाग लिया। वहीं अमेरिका वगैरह ने हाँ तो किया लेकिन हवा लिया और उसके बाद वो अपने रोग को अपने विकास को कभी नहीं रोके, आज तक नहीं रोके हैं। चाइना अमेरिका ये सुन करके ये लोग हवा देते हैं, जबकि यही वैश्विक संरक्षण के दाता हैं। यानी ये कहते हैं कि हम सुरक्षा परिषद है, हम विश्व की सुरक्षा करेंगे। कब सुरक्षा करेंगे? एटम बम मार के सुरक्षा करेंगे। एटम बम है हमारे पास, हम उससे उड़ा फोड़ देंगे, उससे सुरक्षा कर लेंगे, देखो हम एटम बम फोड़ देंगे। अब प्रश्न आता है कि अगर तुम ही एटम बम फोड़ोगे तो क्या होगा? वहां पे सब मौन हो जाते हैं, इसमें कुछ नहीं बोला जाएगा। एक प्रकार से देखा जाए तो वैश्विक दादागिरी। तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था सबको प्रतिबद्धता व्यक्त करने के लिए और वियना सम्मेलन था सबके साथ बातचीत करने के लिए, सबको सचेतता व्यक्त करने के लिए, यानी सब लोग जागरूक हो जाए। और ये था सब लोग एग्रीमेंटेड हो, कमिटमेंट करें कि हम ऐसे चलेंगे। ठीक है सर, एक तरह से जैसे एम्पेरिकल होता है सर, एम्पेरिकल बेस पे हम वियना पे नहीं इतना वो कर पाए थे, लेकिन हम एम्पेरिकली वो फैक्ट्स लेके आए थे मॉन्ट्रियल में कि दैट वी नीड टू प्रिवेंट फ्रॉम दीज थिंग्स, तब हम जाके उसको प्रोटेक्ट कर पाएंगे। ये एलिमेंट है, ऐसा ऐसा है, मतलब और ब्रॉड कर दिया था उसको एक तरह से। होता है मूल, एक होता है मानदंड। तो मूल वियना में कि देखिए ये वैल्यूज हैं, ऐसे ऐसे सोचिए। यस सर। और एक होता है मानदंड, नहीं करोगे तो डंडा मारे, ठीक है, नहीं करोगे तो जरूरी है। यस सर, यस सर, ठीक है, मानो नहीं दंड मिलेगा। तो ये मानदंड था और वो क्या था? मूल्य था। भाई संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में कोई कार्य हो रहा है और अगर आप संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं और आप उस मीटिंग में कोई एग्रीमेंट साइन करते हैं और अगर उस एग्रीमेंट को नहीं मानते हैं तो पूरा संयुक्त राष्ट्र संघ आपके विरोध में होगा, यानी विश्व आपके विरोध में हो सकता है। यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अगर कोई फैसला ले लेता है जिसमें अमुक राष्ट्र के विरुद्ध अटैक तक किया जा सकता है, तो विश्व समुदाय एक साथ एकीकृत होकर के उस देश के खिलाफ अटैक कर सकता है। ये चार्टर में है संयुक्त राष्ट्र संघ। अगर आप सदस्य बन रहे हो आपको ध्यान रखना। अब ऐसे में जो कुवैत का मैटर था उसमें 30 से अधिक देशों ने अटैक किया और कुवैत के ऊपर हमला किया था, जिस पर उसे रोका गया था, खाड़ी देशों के युद्ध हुआ था। तो इस प्रकार से यहाँ ये बात समझ में आता है कि सुरक्षा परिषद बहुत शक्तिशाली है, वो जो फैसला ले लेगा तो उस फैसले के साथ विश्व के सभी देश उस देश के खिलाफ हो जाएंगे। अब यहाँ प्रश्न आता है कि सुरक्षा परिषद के खिलाफ कोई फैसला नहीं हो सकता। अगर सुरक्षा परिषद का कोई सदस्य ही कोई गलत स्टेप उठाता है तो उसके खिलाफ कोई वीटो नहीं हो पाएगा, यानी उसके खिलाफ जनरल असेंबली कुछ नहीं कर पाएगी। यानी विश्व का एक समुदाय एक तरफ और वो 5 देश एक तरफ। इस प्रकार से सुरक्षा परिषद या संयुक्त राष्ट्र संघ में एक प्रकार से देखें तो एक तरफा विजन होता है। लेकिन अब यही है कि भाई ये चला आ रहा है तो इसे सब फॉलो करते चले आ रहे हैं और जिसके हाथ में लाठी उसकी भैंस। अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश और रिच कंट्रीज वो काफी कुछ फंडिंग करते हैं संयुक्त राष्ट्र को, सम्मेलन को, संयुक्त राष्ट्र को, विश्व के अन्य देशों को, इसलिए कोई उनके विरुद्ध में बोलता नहीं तो सही मायने में तो संयुक्त राष्ट्र में जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा जो वोट आए, सर्वाधिक वोट का जो मत हो उसको माना जाना चाहिए, लेकिन ऐसा चार्टर में लिखा ही नहीं है। वहां पर तो संयुक्त राष्ट्र का सुरक्षा परिषद जो डिसीजन लेगा वही सही होगा। खैर ये तो संयुक्त राष्ट्र की बात हो गई। संयुक्त राष्ट्र हम लोग अध्ययन नहीं कर रहे हैं, हम लोग ये एनवायरनमेंट पे चर्चा कर रहे हैं। सर सारे प्रोटोकॉल बाहरी वाले क्यों ले आए? हम इंडिया वाले कोई प्रोटोकॉल क्यों नहीं लेके आए? बनाते हैं, हम भी बनाते हैं। इंडिया ने भी कनाडा के साथ मिलकर के एक अलग से वन नीति बनाई, बहुत से प्रोटोकॉल बनाए। अब प्रश्न है कि हम विश्व को, समुदाय को एक साथ क्यों नहीं कर लेते? ये प्रश्न आपको
सर हम लोग जा ही नहीं पाते सर। प्रॉब्लम है कि आप देख लो कि हमारे यहाँ कैसी सोच वाले लोग हैं, हम किस परेशानी में जी रहे हैं। हम अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को, एग्जाम लेने, बच्चों पर जबरदस्ती करना, इसी सब में अगर उलझे हुए हैं। हम बिहार, महाराष्ट्र, कंगना और दुनिया भर के सुशांत सिंह मैटर को लेकर उलझे हुए हैं। तो बदलिया चक्रवर्ती कंगना नाम इसमें तो सर इसका सबसे बड़ा रीजन है मीडिया। सर मीडिया का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है लोगों पे सर कि वो एकदम 3rd 4th डिग्री चली जा रही है लोग। खराब सर मीडिया 4th पिलर के रूप में जानी जाती है, लेकिन आज वो एकदम 0 पिलर पे चल रही है। सर मीडिया एक्ट्स लाइक अ कैट। सर बेसिकली रिया को तो मीडिया वालों पर केयर करना चाहिए। मीडिया सर सबसे बड़ा सर मीडिया खराब है। मीडिया अच्छी चीज को कवर नहीं करता कभी सर, बेकार है। मीडिया करता रहे। मीडिया को ब्लेम आप कर सकते हैं, लेकिन जरा एक चीज बताइए, मीडिया भी मजबूर हो गई है। अगर मैं मीडिया हेड होता, मेरा एक चैनल चलता होता और मेरे ऊपर दबाव होता कि आपका नेटवर्क ही गायब हो जाएगा, आपके चैनल को बंद कर दिया जाएगा, आपके चैनल को एड्स नहीं मिलेंगे, तो 100 करोड़ रुपए की लागत पर लगा के चैनल चलाने वाला आदमी क्या करता? अरे सर तो इतनी खराब सर ये पहली बार उनके साथ नहीं हुआ, वो मीडिया है। अमेरिका में मीडिया देखिए सर, डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। एग्जैक्टली सर, और यहाँ की मीडिया एग्जैक्टली सर, वो मजबूर सामने, लेकिन मीडिया वाले सारे क्वेश्चन करते हैं सर, एकदम फैक्चुअल क्वेश्चंस करते हैं जो वहां पे चल रहा हो। अब देखिए मीडिया के सामने समस्या क्या है कि मीडिया ऐड ऊपर एक चैनल चल रहा है और अगर ऐड नहीं मिलेंगे उसे तो वो ऐड किया जाएगा, उसको बहुत से दबाव दिए जाएंगे, उसका नेटवर्क ब्लॉक होने लगेगा, उसके लोगों पर प्रेशर होगा, जाहिर सी बात है मीडिया घबराएगा, परेशान होगा। और अगर वो जुडिशरी में जाता है तो आप केवल मीडिया को रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं। जरा जुडिशरी की तरफ देखिए कि क्या हो रहा है। जुडिशरी भी दिख रहा है कि उसका झुकाव भी किधर है। अब जुडिशरी पे बहुत सर सारे इंस्टीट्यूशंस बेसिकली अपना मोराल सब खो रहे हैं। यहाँ पे काफी हद तक जुडिशरी अगर स्ट्रॉन्ग होता, वो ना डरता, तो उसको तो कई प्रकार से वो डर नहीं रहा है, वो अपने लाभ को देख रहा है। जैसे एक अगर कोर्ट का जज अगर रिटायर्ड होगा तो उसे किसी आयोग का अध्यक्ष बना दिया जाएगा, अब तो राज्यसभा से टिकट मिल जाएगा। तो रंजन साहब हमें ये बेनिफिट होगा, हम अपने रिटायरमेंट के बाद सरकार से ये बेनिफिट पा जाएंगे। अतः हमें थोड़ा सा सरकार की ओर झुकाव दिखाना है, हमें थोड़ा सरकार के बेनिफिट में कार्य कर देना है। और यही वजह से, इसी वजह से काफी हद तक गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग। अगर सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी, भाई हाई कोर्ट तो फिर भी काफी स्ट्रॉन्ग है देश में, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है बोलना नहीं। सर हाई कोर्ट तो थोड़ा बहुत प्रॉपर फंक्शन कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नहीं बोला जा सकता। सुप्रीम कोर्ट तो एकदम। प्रशांत भूषण के मैटर में आपने देखा, प्रशांत भूषण को प्रॉब्लम थे और हम नहीं चाहते कि हम बने प्रशांत भूषण, लेकिन हाँ एक बात जरूर है, सुप्रीम कोर्ट अगर अपना लाभ के दृष्टिकोण से हट के कार्य करे, अपने लाभ को हटाकर सोचे। ठीक है, अगर आप पॉलिटिशियन बनना चाहते हो तो आप अच्छे अगर जुडिशरी जज होगे तो आप आइए, फाइट कीजिए इलेक्शन, हम आपको वोट देंगे, हम आपको प्रधानमंत्री भी बना सकते हैं। लेकिन आप सोचते हैं कि राज्यसभा से टिकट मिल जाए और हम सांसद सदस्य बन जाएं, इसलिए गवर्नमेंट के फेवर में कुछ कार्य कर दिया जाए। आप सोचते हो कि हम रिटायर होकर के हमें सीट मिल जाए, किसी प्रकार के आयोग के अध्यक्ष बना दिया जाए तो अगले 5 साल हमारी और बेनिफिट रहेगी। ये सारी चीजें जो है एक प्रकार से गवर्नमेंट को बहुत मजबूत कर देती है। और विपक्ष जो है, विपक्ष में कोई हीरो नहीं है, विपक्ष कमजोर है। इन सब चीजों की वजह से एक तरफा वैचारिकी विकसित हो जाता है। और ये आज ही नहीं, आज से 50 साल पहले भी था, 1975 में भी था जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट। सर इतिहास वही सर, इतिहास गवाह देख लीजिए, जब गवर्नमेंट इंडिया सरकार जब सर कमजोर हुई है तो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट मजबूत रही है। जब सुप्रीम कोर्ट
हाँ सर, और जब सरकार कमजोर हुई, मजबूत हुई, तो ये फिर एकदम लुल्लू हो गए। इंदिरा खत्म कहानी गांधी हो गई इनकी। जब हाईकोर्ट ने साफ कह दिया कि इंदिरा गांधी अब फैसले नहीं ले सकती, डिसीजन नहीं रख सकती, फिर वो Yes, सुप्रीम sir. कोर्ट में जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी पक्ष में बात बनाई और उसके बाद बात बनते ही 2 दिन के अंदर उन्होंने इमरजेंसी लागू कर दी। वो इमरजेंसी अपने आप को बचाने के लिए किया गया है, ये सबको पता है। Yes. और उसके बाद 2 साल तक इमरजेंसी रखी गई बीच में। तो भाई उस समय कैसी सिचुएशन थी, आज तो फिर भी हम कहते हैं ठीक ठाक सिचुएशन है। अगर देखा जाए तो ये आज की बात नहीं, आज से 50 साल पहले भी ऐसी बात थी और आज भी बात है। और जो फुल मेजॉरिटी की गवर्नमेंट होती है वो अपना सिक्का खेलती है, यही प्रॉब्लम होती है थोड़ा फुल। सर एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि हम लोग ने सबको नोटा को वोट किया, तो सर कोई गवर्नमेंट नहीं आएगी, तो सर कौन आएगा फिर? अब हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं हो सकता ना, क्योंकि भारत में ये बात है कि 10% लोग तो भी सरकार बन जाएगी। अगर यहाँ पे यही चीज हो कि 20%, 30%, 50% लोग होंगे तभी वोट बनेगा, तभी सरकार बनेगी, तब बात अच्छी हो। परंतु चूंकि संविधान में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, संविधान यहाँ मौन है कि चाहे 20% लोग वोट दें, चाहे 60% वोट दें, सरकार बन जाएगी। तो हाइपोथेटिकल कंडीशन कैसे बन सकती है? यहाँ कोई क्राइटेरिया निर्धारित नहीं किया गया है। आप अगर ज्यादा है, अगर कोई 10 वोट पाया, अगर आप 11 पाए, तो भी सरकार चाहिए बनेगी। कि अगर इन केस अगर ऐसा होता है कि लोगों का फेवरेटिज्म ज्यादा नोटा पे है, तो सर उसको कंसीडर करते हुए अगर सरकार नहीं बनती तो उसके सब्स्टिट्यूट में कोई ऐसी बॉडी बननी चाहिए जो संभाल पाए। आई थिंक जागरूकता ही एक चीज हो सकती है बस, और कोई रास्ता नहीं दिखता है। जनता की जागरूकता, जनता जागरूक हो और वो सोचे कि क्या सही है क्या गलत है। विरोध करने की नीति, अब क्योंकि विरोध भी करना बड़ा प्रॉब्लम है इस समय, आप बहुत सर, बहुत ज्यादा विरोध करता है। अपनी बात तो बोली सही बात है सर, एनएसए लगा देंगे सर, फ्रीडम टू स्पीच उसको फंडामेंटल लगा देंगे सर, सर एकदम से यूएपी लगा देंगे बिल्कुल सर। अब सुप्रीम कोर्ट एनएसए लग गया तो सर गए फिर भी कोई फायदा नहीं होगा। कहाँ जा सकते हैं आप, किसके विरुद्ध निकल? कोर्ट के अलावा हमारे पास क्या रास्ता है? हमारे पास अगला रास्ता है कि हम अगली सरकार को चुन लें। लेकिन प्रॉब्लम हमारे सामने ये भी है, हमारे पास विकल्प नहीं है। हम जिसको अगला चुनने को जा रहे हैं, हमें पता है कि यही करेगा। प्रॉब्लम इज दैट कि ये नियति बन गई, ऐसे ही हो रहा है। 50 साल पहले 1975 में भी ऐसा ही हुआ था, 70 के दशक में भी यही हुआ था, और आज 20 के दशक में 2020 के दशक में भी यही हो रहा है। तो फिर रिपीटेशन हो रहा है हिस्ट्री का। अब यहाँ पर जो अपनी संस्थाएं हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर आप 1975 में चले जाए, इमरजेंसी के दौर में देखें तो समाचार को बैन कर दिया गया था, यानी उस समय भी आवाज बंद कर दी थी, बोलना बंद कर दिया गया था। समाचार भारती, हिंदुस्तान समाचार को उठा करके मर्ज कर दिया था समाचार में। इंदिरा गांधी ने बहुत कुछ किया और वो एक ऐसी लेडी हो गई थी जो एरिस्टोक्रेटिक हो गई थी। अब ध्यान रखिए वो भी कांग्रेस आप सोचिए जरा, और अगर ये भाजपा है वो कांग्रेस थी, तो व्हिच इज बेटर, हु इज बेटर, किसको बेटर मानेंगे आप? तो जिसके हाथ मिलाते उसकी भैंस वाली स्थिति हो गई। और मत्स्य न्याय हो रहा है, मत्स्य न्याय आज दुनिया में भी चल रहा है। जो शक्तिशाली है उसी की सुनी जाती है। चाइना मेन बॉडी है जिसने कि वायरस को पैदा किया, और उसके बाद भी चाइना का विरोध कोई नहीं कर पाया। चाइना को पता था भयंकर वायरस है, इससे दुनिया परेशान हो सकती है, लेकिन उसने आगाह नहीं किया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी समय रहते लोगों को सचेत नहीं किया। क्यों? क्योंकि चाइना के बेटर था। तो तभी तो सर जीडीपी उनका 3+ हमारा माइनस। उन्होंने तो उस बात को दबा के अपना काम किया, लेकिन विश्व में फैलने को रोकना चाहता तो चाइना रोक नहीं सकता था। अगर चाइना अपने अंतर बंद कर देता, लेकिन चाइना ने सोचा उससे उसका इकोनॉमी खराब हो जाएगा। अपनी इकोनॉमी देखने की वजह से उसने विश्व की सभी की इकोनॉमी ठप कर दी। आज हम आप जो प्रॉब्लम में मूल कारण क्रोध आता है चाइना पे, गुस्सा आता है चाइना पे, बट व्हाट शुड वी डू? चाइना के विरोध में कोई नहीं बोल पा रहा है। अरे सर पबजी बंद करने से कुछ होगा सर? बॉर्डर पे गोली चल रही है, मीडिया में कुछ दिखाई नहीं रहे हैं। साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया जैसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती, क्या करा जा सकता है? अमेरिका भी चुप हो गया, वो भी नहीं बोलता है, क्या बोले? सर हम अपना गुस्सा है ना तो एप्स पे निकालते हैं, एप्स बंद कर देते हैं। ठीक है, सब बंद कर देते हैं, बंद कर देते हैं।
उतना तो कुछ समझ में नहीं आता। 4-5 करोड़ रुपए क्या फर्क पड़ता है एक दिन का, 4 करोड़ रुपए सब चाइना के हेल्थ पर। ऐप को बंद कर देंगे, आप कल को टीवी लेना बंद कर दें, सामान लेना बंद कर दे, तो ये भी तो देखिए कि बहुत कुछ हम भी तो उन्हें बेचते हैं, और क्या, हमारे यहाँ उन्हीं के यहाँ से आता है। अगर हम उनको बंद कर देंगे तो अपने यहाँ महंगाई आ जाएगी, एमआई का फोन बंद हो जाएगा तो क्या खरीदोगे बोलो? सर उनको इतना नुकसान नहीं हुआ है सर, हमारी ट्रेडिंग ऑलरेडी डेफिसिट पे थी उनसे, तो सर हम तो और घाटे में चले गए ना। एग्जैक्टली। सैमसंग खरीदोगे, सैमसंग वही खरीदोगे तो वो महंगा रहेगा। एमआई 11,000 का है, सैमसंग 18,000 का है। बोलो हाँ आप हाँ बोलिए सर, कि एकदम सही सर। जितनी सही ऑलरेडी बात है पॉलिसी सर। मार्केट थे ना सर जैसे कोरियन मार्केट वो सर वो बढ़ गए, तो सर हम तो पीछे ही रह गए ना सर। अभी भी हम सैमसंग में यूज कर रहे हैं, हम अपना खुद का फोन नहीं यूज कर रहे हैं देखा जाए तो। हमारे पास विकास की तो आत्मनिर्भर का क्या मतलब होता है? आत्मनिर्भर का वही मतलब होता है कि भारत जो है बीएसएनएल के द्वारा ऐसे मोबाइल प्रोडक्ट करे, आईटीआई जिनको बंद कर दिया गया है उनको ऑन कर दिया जाए, और ऐसे मोबाइल बनाए जो 5,000 रुपए में एमआई की क्वालिटी को प्रोड्यूस करें, भले ही और देश में 5,000 से 7,000 रुपए में 18,000 की मोबाइल आ सकती है सैमसंग। अगर टेक्नोलॉजी के रूप में देखें, सरकार को इन्वेस्ट करना है तो 2 लाख करोड़ रुपए बैंकों को कर्जा देने में न लगाए, बल्कि मोबाइल विकसित करने में लगाए। देखो एक मोबाइल विकसित होगा और कितना पैसा सरकार कमा लेगी। 2 लाख करोड़ रुपए आपने लगा दिया और गायब हो गया, पता भी नहीं चला, हवा हो गया, कोई सर तभी तो सर वोडाफोन आइडिया को उन्होंने मर्ज कर दिया, और सर पूरे सर जो बिग बाजार है सारे सर अंबानी खरीद लिया ना सर। तो सर सब टैक्टिक्स है सर इन लोगों की, सर प्राइवेटाइज करके बोलेंगे लाओ कॉर्पोरेट टैक्स दो हमको, हम रेवेन्यू कमाए, तुम करो काम अपना। भाई अपने यही है फायदा देना, गुजरात के व्यापारियों को फायदा देना, अडानी को रिलायंस बेच देना, अंबानी को सारे व्यापार बेच देना, एकदम सही सर। अडानी और अंबानी का व्यापार खुल जाएगा और अपने लोगों को फायदा देने से उनको ये इनके फंड में पैसा दे देंगे। पीएम केयर्स में 3,000 करोड़ रुपए आ गया, कहां से आ गया पता नहीं चला, 3 दिन में आ गया, 4 दिन में आ गया, कैसे आ गया, कौन दे रहा है, कैसे ये सब कॉर्पोरेट सर्विस टैक्स है वो बढ़ा दिया गया, वो अनलिमिटेड कर दिया गया, सब कुछ ऐसे हो जा रहा है, सारी चीजें ऐसे जा रही है। जब देख रहे हैं कि गवर्नमेंट भी हमारे फेवरिंग नहीं अच्छी नहीं है तो क्या हो सकता है? अगर सरकार सचेत कर ले तो देश का विकास होने देर नहीं लगेगा। भाई आप विकसित कीजिए ना मोबाइल टेक्नोलॉजी, 5,000 से 7,000 रुपए में सरकारी डिपार्टमेंट आईटीआई जो बंद है उसको ऑन कर, और सरकार के डिपार्टमेंट द्वारा सस्ते मोबाइल प्रोड्यूस कीजिए। चाइना अगर सस्ते मोबाइल बना सकता है तो भारत भी बना सकता। चाइना पे टैक्स करने के बाद वो मोबाइल भारत में 8,000 से 10,000 11,000 का हो जाता है। अगर भारत इस मोबाइल को बनाएगा, बड़े लॉट पे बनाए, बड़े लेवल पे बनाए, तो क्या भारत नहीं कर सकता? भारत बड़े पैमाने पर पैसा लगा सकता है, भारत के पास पैसा है। 2 लाख करोड़ रुपए अगर आप उठा के हवा में लगा दिए तो आप उसका थोड़ा सा भी इन्वेस्टमेंट यहाँ करने से तो क्या होगा? गगनयान में आपने 10,000 करोड़ रुपए 10,000 करोड़ रुपए आपने प्रोजेक्ट करने को रखा था, जिसमें हमारा 2 आदमी 4 आदमी हवा में उड़ के आता केवल, उसको कैंसिल करके आप 10,000 करोड़ रुपए लगाइए भारत में मोबाइल बनाने। मोबाइल ऐसा है चीज है हर आदमी खरीदता है, और अगर 5 से 7,000 रुपए में 18,000 की क्वालिटी मिलेगी हम पहले खरीदेंगे। सर गंगा सफाई अभियान में सर 20 से 22,000 करोड़ रुपया लगा दिए सर, हायर एजुकेशन में लगा दिए होते थे। हो जाएगा। सरकार बहुत कुछ कर सकती है, बट गवर्नमेंट अपना स्टेप नहीं उठा रही है, अपने ताकत को नहीं पहचान रही है। वो सिर्फ ये सोचती है कि हमें सरकार बनाने के लिए अगला स्टेप ये है कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करना है। अगर आप अच्छा काम करें ना तो ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार वो होता है। अगर आप बढ़िया काम करें, बेहतर काम करें, आज बेरोजगारी का बात तो भुला दिया गया है। नौकरी सरकार ने कह दी, जब सरकार की कोई चीज ही नहीं रह जाएगी तो नौकरी कहां से निकालेंगे? सरकारी नौकरी की डिमांड ही खत्म हो जाएगी, सब प्राइवेट हो जाएगा। प्राइवेट जॉब नौकरी करो, सरकारी नौकरी कहां से रह जाएगी? जब सरकार को नौकरी नहीं रखेगी तो आप कोई लड़ाई नहीं करोगे, कोई कोर्ट में विवाद नहीं करोगे, कोई वैकेंसी ही नहीं रखेगी, किसी वैकेंसी के विरोध में कोई जाएगा ही नहीं, वैकेंसी का काम इन्होंने बंद कर देंगे। 4 दिन में बाद सरकार का हमसे कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, सब कुछ प्राइवेट देखेगी। प्राइवेट रेलवे में अप्लाई करिए, प्राइवेट जियो में अप्लाई करिए, बीएसएनएल जैसी चीजें प्राइवेट हो चुकी होंगी, सब प्राइवेट में अप्लाई करिए, तो प्राइवेट वाला आपको जैसे रखेगा, जिस तरह से रखेगा उसे आप रहिए। तो फिर प्राइवेट वाला संभाल सकता है लेकिन सरकार नहीं संभाल सकती। रेलवे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है और प्राइवेट आदमी आकर के बेहतर काम कर सकता है, परंतु सरकार बेहतर नहीं कर सकती। इसे कार्य में अक्षमता नहीं कहा जाएगा तो और क्या? यही है सरकार को हम और लगता है।
कार्य में बाधा उत्पन्न होती है। इसलिए हमारा कार्य तो है कि हम अपना अध्ययन अध्यापन करें, और आपका कार्य है कि अपने आप को मजबूत बनाएं। आप इतने स्ट्रांग बने कि आप बोलने लायक बने और जागरूक करें। आप अपने स्टूडेंट्स को जागरूक करें, धीरे धीरे जागरूकता आएगा और एक दो जनरेशन लग जाएगी, लेकिन एक दो जनरेशन बाद ही इस प्रकार की मानसिक आजादी हमें मिल पाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक टॉपिक और कवर कर रहे हैं, तो क्या आएगा, आईपीसीसी के विषय में अध्ययन कर लें। आपसे एक रिकैप करूंगा कि इससे पूर्व मैंने किन किन समिट्स के विषय में चर्चा किया है। इससे पूर्व मैंने 1970 के दशक से रामसर सम्मेलन उस पर चर्चा किया जो आर्द्रभूमि पर गठित हुआ। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में 1972 में गठित स्टॉकहोम सम्मेलन, जिसमें वैश्विक समुदाय को सचेतने का प्रयास किया गया, पर्यावरण के प्रति, पर्यावरण की रक्षा के प्रति बहुत से मुद्दे उठाए गए। फिर कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फॉना एंड फ्लोरा 1976 यानी साइट्स पर चर्चा किया, जिसमें विश्व का सबसे बड़ा वन्य जीव संरक्षण समझौता किया गया है कि वाइल्ड लाइफ को कैसे सुरक्षित किया जाए। इसी क्रम में वियना सम्मेलन की बात होती है, वियना कन्वेंशन जो कि 1985 में, जो विश्व में पहला ओजोन परत की प्रति सचेतता के विषय में, यानी लोगों को सचेत करने के दृष्टिकोण से इसका गठन वियना यानी ऑस्ट्रिया में किया गया। भारत ने भी इस पे काफी स्टेप उठाया और पर्यावरण प्रोटेक्शन एक्ट 1986 यानी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, भारत ने भोपाल गैस त्रासदी को देखते हुए एक कठोर संसद के द्वारा एक अधिनियम पारित किया, जिसमें इस प्रकार के किसी कोई एक्सीडेंट भारत में फिर ना हो सके, क्योंकि ये भोपाल गैस त्रासदी ना ही भारत बल्कि विश्व के लिए देखा जाए तो दोनों के दृष्टिकोण से एक काफी मानवता को झंझा देने वाली एक घटना थी। फिर वैश्विक समुदाय ने 1987 में ब्रुकलैंड कमीशन का गठन किया। ब्रुकलैंड कमीशन वो पहला मंच था जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए गठित किया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब ग्रोथ इस प्रकार से किया जाए जिसमें वर्तमान के साथ भविष्य के विकास के सभी रास्ते उपलब्ध हो, आने वाले संतति के लिए भी वही रास्ते जो आज हमारे पास हैं वो हम उपलब्ध कर सकें, यानी बहुत से ऐसे रास्ते उपलब्ध करें जिससे विकास तो हो परंतु पर्यावरण को भी क्षति ना हो, अर्थव्यवस्था को क्षति ना हो। ये इसलिए महत्वपूर्ण रहा क्योंकि इसमें एजेंडा 21 अपनाया है, जिसने आगे चल के यूएनसेट यानी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट 1992 में रियो में हुए अर्थ समिट यानी अर्थ समिट 1992 की रियो, जिसमें एजेंडा 21 लागू हुआ। और इसी रियो की सीरीज को देखें तो रियो 5 यानी 1900 कहा जाए तो 1997 में रियो 5 इस पर फर्क करने, इस पर जांच करने के लिए कि एजेंडा 21 कितना प्रभावी रहा देखने के लिए गठित किया गया, और जिसमें कुछ और भी बातें जैसे ग्लोबलाइजेशन, वार्मिंग, इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड कंटिन्यूड डिटेरियोरेशन ऑफ द ग्लोबल एनवायरनमेंट पर चर्चा हुई और इसे ऐड किया गया। आगे चल के 5 साल बाद फिर जोहान्सबर्ग में एक बार फिर रियो दैट इज रियो 10 यानी सन 2002 में रियो 10 की घटना का गठन किया गया, जिसमें एजेंडा 21 में कल्चर को जोड़ा गया, जो कल्चर पर वैश्विक समुदाय का एक विश्व का पहला मंच माना जा सकता है। इसके बाद 10 वर्ष बाद रियो 20 यानी सन 2012 में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए रीअफर्मेंट के लिए एजेंडा 21 को फिर से ड्राफ्ट किया और इसका एक आउटकम डॉक्यूमेंट तैयार किया जिसे आवर कॉमन फ्यूचर का नाम दिया गया। ये था रियो का सफर। लेकिन वियना सम्मेलन जो 1985 में हुआ,
जिसमें ओजोन परत को लेकर सचेतता जागृत किया गया था। ये देखा गया कि ओजोन परत क्षय हो रहा है, धीरे धीरे ओजोन परत के क्षय से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न होगी और विश्व में एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि जीवन जीना ही मुश्किल हो जाएगा। अतः विश्व को सचेत करने मात्र से, वैश्विक जागरूकता करने मात्र से ही इसे नहीं रोका जा सकता था। विश्व को कुछ कमिटमेंट करना होगा। इस दृष्टिकोण से 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का गठन किया गया और वैश्विक समुदाय के सामने ओजोन परत के संरक्षण हेतु कुछ कमिटमेंट्स रखे गए, जिसे वैश्विक समुदाय ने 2 साल बाद 1989 में लागू कर दिया और अपना लिया। इस प्रकार से विश्व के समुदाय ने मिलकर के प्रतिबद्धता व्यक्त। भारत ने भी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को काफी हद तक बढ़ चढ़कर भारत में आकर के वन नीति को अपनाते हुए और काफी हद तक कठोर नीतियों को स्वीकार करते हुए बढ़ चढ़ के कार्य किया। अब बात करते हैं इसी क्रम में 1988 में IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। अब पर्यावरण के संबंध में चिंतन का मुद्दा बढ़ता रहा। विकास तो हम कर रहे हैं, लेकिन यह विकास हम इस प्रकार से कर रहे हैं कि वर्तमान का विकास हो जाएगा और आने वाले समय में भविष्य फिर से एक बार भूत में लौट जाएगा, यानी भविष्य अंधकार हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर पर्यावरण क्षतिग्रस्त हो गया, पर्यावरण को नुकसान हो गया, तो प्रकृति ही नहीं रह जाएगी, या प्रकृति हमारे जीवन जीने योग्य नहीं रहेगी, यानी जहां हम जी ही नहीं सकते। तो फिर जब मानव ही नहीं रह जाएगा तो विकास कैसे रहेगा? तो बड़े बड़े कल कारखाने, फैक्ट्रियां, तमाम संसाधन रहेंगे, परंतु मानव जीवित नहीं रहेगा। ऐसी दशा में हम विकास तो नहीं कर सकते। कहीं ऐसा ना हो कि विकास के इस अंधा दौड़ में हम इतना आगे बढ़ जाएं कि पृथ्वी में आग लग जाए, ग्लोबल वार्मिंग इतना बढ़ जाए, ओजोन लेयर डिप्लीशन इस स्तर तक चला जाए, इतनी ज्यादा डिप्लीशन हो जाए कि विश्व में जीवन जीना मुश्किल हो जाए। सब तरफ समुद्र स्तर बढ़ जाए, ग्लेशियर्स गल जाएं, ठंडे पानी के कुंड गल जाएं, बर्फ पे पड़ी पहाड़ियां गल जाएं, तो ऐसी स्थिति आएगी कि विश्व में भूमि ही खत्म हो जाएगा। पूरी भूमि जलमग्न की स्थिति में, जलमग्नता की स्थिति में। लगातार अगर पर्यावरण में इस प्रकार से तीव्र गति से बदलाव आता है तो ज्यादा दिन नहीं, इस 100 वर्ष या 200 वर्षों के अंतर्गत पूरी विश्व जलमग्न हो जाए। तब मानव रहेगा कहाँ? जीव जंतु जाएंगे कहाँ? ये एक यक्ष प्रश्न है। कल्पना कीजिए कि ऐसी स्थिति हो गई और हम सब लोगों को समुद्र की असीम गहराइयों में, सबमरीन्स में जीवन जीना है, तो खुला वातावरण, खुला आसमान और ये सुंदर वसुंधरा हमारी कल्पना रह जाएगी। अतः यह आवश्यक था वर्तमान में कि इस बात की सचेतता हो कि विश्व को मजबूत बनाया जाए, पर्यावरण को संरक्षित किया जाए, और इस दृष्टिकोण से विश्व के सभी सरकारों को एकीकृत किया जाए और उन्हें एकीकृत करके सचेत करें, एफॉर्म करें, कमिटमेंट लाएं, जिससे कि विश्व की सुरक्षा हो सके। इस दृष्टिकोण से 1988 इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का गठन किया, जो कि एक वैज्ञानिक अंतर सरकारी संस्था है। इसका मतलब विभिन्न देशों के वैज्ञानिकों ने मिलजुल कर इसमें भाग लिया, जो संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत कार्य करता है। इसके गठन 1988 में भले हुआ, लेकिन 2 संस्थाएं जो संयुक्त राष्ट्र के तहत पहले से ही कार्य कर रही, उनको मर्ज करके इसका गठन किया। वो 2 संस्थाएं थी, वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम यूनियन। यानी कुछ पॉइंट्स आपके सामने हैं। पहली बात तो कि इसका गठन 1988 में हुआ
और दो संगठन को मर्ज किया गया, दैट इज वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम को मर्ज करके आईपीसीसी का गठन किया। बाद में संयुक्त राष्ट्र की एक सामान्य परिषद के माध्यम से एक अध्यादेश पारित किया गया, जिसमें 43 बहुमत 53 मतों में 43 बहुमत के साथ यह पारित हुई। तदुपरांत इस अंतर सरकारी संस्था का निर्माण मान लिया गया। वर्तमान में आईपीसीसी के अध्यक्ष हुई सिंह ली हैं। सन 2007 में इस संस्था के द्वारा किए गए अभूतपूर्व कार्यों की वजह से इस संस्था को शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया, जिसे उस समय तत्कालीन अध्यक्ष राजेंद्र पचौरी जो भारतीय द्वारा ग्रहण किया गया। राजेंद्र पचौरी इसके 3 सेशन तक अध्यक्ष रहे। आगे चल के उन पर पुलिकी के एक सहकर्मी द्वारा सेक्स स्कैंडल का आरोप लगा, जिस पर खिन्न होकर उन्होंने इस पद से त्याग किया। इस प्रकार से यह अंतर सरकारी संस्था आज विश्व में पर्यावरण की स्तर को बदलते लगातार जो क्लाइमेट में चेंज आ रहा है, उस पर एक वैज्ञानिक चिंतन करने वाली, वैज्ञानिक मनन करने वाली संस्था के रूप में कार्य कर रही है। तो बताइए, मैंने पूरा वीडियो क्लियर किया। 7 वाला पॉइंट एक बार बता दीजिए सर, ये प्रेजेंट चेयरमैन के बाद आईपीसीसी वाला। आईपीसीसी का सर क्या चीज पूछना है, पूछिए सर। ये जो आईपीसीसी था सर, इसमें जो नोबेल पुरस्कार मिलेगा सर, 2 लोग को मर्ज करके दिया जाता शायद इसमें। एक 2 लोगों को मर्ज करके, एक अमेरिका की वाइस ऑस्ट्रेलिया से पर उनकी यहाँ चर्चा नोबेल पुरस्कार की बात हम राजेंद्र पचौरी की बात कर रहे थे। हमने बस महत्वपूर्ण इतना समझा। राजेंद्र पचौरी एक काफी जाने माने पर्यावरणविद हैं, भारत के हैं, भारतीय मूल के हैं, और ये लगातार 3 सेशन तक वहां पर यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में रहे और इसके अध्यक्ष थे। बड़ी बात है कि आईपीसीसी के अध्यक्षता लगातार 3 टर्म तक आगे चलकर उन पर एक उनके सहकर्मी द्वारा सेक्स आरोप लगा, जिसको देखते हुए उन्होंने इस पद से त्यागपत्र दे दी। पर ये तो राजेंद्र पचौरी की बात है। मुख्य बात है आईपीसीसी। तो आईपीसीसी वो एक वैज्ञानिक संस्थान है, यानी संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में कार्य करने वाली वैज्ञानिक अंतर सरकारी मतलब विभिन्न देश के सरकारों द्वारा सपोर्टिव है। विभिन्न देश के सरकार अपने वैज्ञानिक इसमें भेजते हैं और संयुक्त रूप से रिसर्च होता है पर्यावरण के संबंध। ठीक है, इस प्रकार से पहले से 2 संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन और अंतर यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, इन 2 संगठन द्वारा यह कार्य हुआ ही करता था, पर इन दोनों संगठन को मर्ज करके, ठीक है, इसको निर्मित कर दिया और इसको और पावर दिया गया। बल्कि इसमें सर ये रिपोर्ट सबमिट करने वाली सर संस्था है सर ना, ये आईपीसीसी रिसर्च रिपोर्ट और एक कैसे और क्या किया जा सकता है, इनके रिसर्च द्वारा एग्रीमेंट्स बनेंगे, कमिटमेंट बनेंगे, देशों को बताया जाएगा कि आप ये ना करें, ये करें, ऐसे करें, इस तरीके से काफी रिसर्च करें। ठीक है, और कुछ सर वही 2007 वाला पॉइंट एक बार सर बता दीजिएगा। 2007 क्या पॉइंट सर? इसमें था सर इन 2007 सर, ये चेयरमैन आईपीसीसी के बाद वाला एक पॉइंट था सर, आपको इसमें स्क्रीन में था बट सर मैं समझ नहीं पाई। ये आईपीसीसी का ही था। हाँ बोलिए सर ये वाला sir, in 2007 due to the specific work done by an organization, the organization was awarded with a Nobel Prize for the peace। हाँ सर, यही नहीं आया था सर समझ में, which was accepted by the contemporary president राजेंद्र पचौरी। हाँ सर, ठीक है सर। ठीक है, पीस पे मिला। पीस मतलब शांति के लिए कार्य कर रहे हैं, प्रकाश है विश्व में
शांति है, विकास है, तो सब कुछ कोई भी कैटेगरी बना लिया, ठीक है। बहुत अधिक पेड़ पौधे लगवाए इन्होंने, फॉरेस्ट्री कराया काफी, इनके द्वारा तो इनके टाइम में इनके ऑफिसर्स ने, इनके एम्प्लॉइज ने विश्व में ज्यादा से ज्यादा जाकर वनीकरण किया। ये देखा गया कि भाई विश्व का विकास कर रहे हैं और शांतिपूर्ण रूप से लोगों को समझाया, विश्व को एकीकृत किया, इसलिए प्राइज के रूप में। Yes, sir. चलिए फिर समय आज हो गया क्लास का एंड करने का, तो कल फिर कल नहीं, अब थर्सडे को आपसे क्लास होगी और Yes. फिर आगे इसकी चर्चा होगी, ठीक है। तब तक के लिए आप सब लोगों को नमस्कार। Thank you, sir. धन्यवाद।